हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज आवर राइट्स एंड ड्यूटीज. हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य. ठीक है, तो अभी हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? थिंग्स टू लर्न. देखिए, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान. सेकंड नंबर है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं वो. और फिर नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, तो सबसे पहले हम बिग आइडिया देखते हैं. इस चैप्टर का बिग आइडिया क्या है? एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉय सर्टेन राइट्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ. मतलब जो भी सिटीजन इंडिया का है, भारत का नागरिक है, उसको क्या मिले होते हैं? कुछ अधिकार मिले होते हैं और जो प्रोटेक्टेड होते हैं किससे? लॉ से. किससे प्रोटेक्टेड होते हैं? लॉ से. ओके, अब देखिए लेट्स गो में आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है. इसमें देखिए व्हाट डू यू सी इन द अबव पिक्चर. आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? डिस्कस इन क्लास. तो एक बच्चा स्कूल जा रहा है और एक बच्चा घर का काम कर रहा है. ये दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में. ओके, हैव यू सीन समथिंग सिमिलर अराउंड यू. आपने कभी ऐसा कुछ अपने आसपास होते हुए देखा है? डू यू थिंक दिस इज राइट. आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? डिस्कस योर आइडियाज़ इन क्लास. तो आपको अपने आइडियाज़ क्लास में देने हैं. तो जैसे जैसे हम चैप्टर को पढ़ेंगे हमें एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान. संविधान क्या होता है? देखिए, इन द लास्ट 2 चैप्टर्स वी हैव रीड अबाउट हाउ आवर गवर्नमेंट इज फॉर्म. हमने अपने पिछले दोनों चैप्टर्स में क्या पढ़ा है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, सरकार कैसे बनती है, हाउ आवर लीडर्स आर इलेक्टेड, हमारे नेता कैसे चुने जाते हैं, एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट एट ईच लेवल. मतलब हर लेवल पे हमारी जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है. बट हैव यू एवर वंडर्ड वेयर द रोल्स ऑफ द लीडर्स एंड द गवर्नमेंट आर रिटन. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो भी रोल होता है लीडर्स का, किनका? लीडर्स का एंड गवर्नमेंट का, वो कहाँ लिखा होता है? हैव यू एवर हर्ड ऑफ द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन. क्या आपने कभी ये शब्द सुना है, ये टर्म सुनी है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सो अभी हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. ठीक है, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. A constitution is a set of documents which lays down the basic principles that a state or a country is governed by. Constitution एक सेट होता है किसका? डॉक्यूमेंट्स का, जिसके अंदर क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कि कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री कैसे गवर्न होगी, कैसे चलाई जाएगी. ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी अ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द सिस्टम ऑफ वोटिंग एंड हाउ रूल्स और लॉज हैव टू बी मेड. डेमोक्रेसी क्या होती है? प्रजातंत्र, लोकतंत्र. लोकतंत्र में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वही बताता है कि वोटिंग के बारे में और कैसे रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं. ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द लीडर्स. और ये हमें किसके रोल के बारे में बताता है? लीडर्स के रोल के बारे में. और द गवर्नमेंट, सरकार के बारे में. अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स द रोल ऑफ द सिटीजन ऑफ अ कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है? जो सिटीजन्स का रोल होता है किसी भी कंट्री में, वो भी मेंशन किया होता है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा ने. ठीक है, और कब? 26 नवंबर 1949 में. ये एक इम्पोर्टेंट डेट है, आपको लर्न रखनी है. द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जैन 1950. और जब ये इफेक्ट में आया था वो कौन सी डेट थी? 26 जनवरी 1950. देखिए, Since then, the Republic Day is celebrated every year to mark the adoption of the Indian Constitution. तभी से हम रिपब्लिक डे मनाते हैं. ठीक है, गणतंत्र दिवस. इसका मतलब क्या हुआ था? इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था. द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर लैंड. जो संविधान होता है वो सबसे ऊपर होता है. और द लॉज विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट मस्ट कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी लॉज बने होते हैं तो हम सबको क्या करना चाहिए? उनका ओबे करना चाहिए, हमें उन्हें मानना चाहिए. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड. जो हमारा भारत का संविधान है वो सबसे लंबा और लिखा हुआ संविधान है. अभी क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ नहीं है, और एक
क्या होते हैं, हमारा जो कंट्री है उसका लंबा भी है और लिखा हुआ भी है, रिटन फॉर्म में है। ठीक है, अब पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ को। देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मौलिक अधिकार, और ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य। अ राइट इज समथिंग दैट अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री हैज। राइट क्या होता है, ऐसा कुछ जो हर सिटीजन के पास होता है। इट गिव्स पीपल द फ्रीडम टू डू मैनी थिंग्स। ये क्या करता है, हमें फ्रीडम देता है, लोगों को फ्रीडम देता है बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ये लॉ से प्रोटेक्टेड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इन्हें छीन सकता है। एंड कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम दैम इवन बाय द गवर्नमेंट। सरकार भी हमसे ये राइट्स नहीं छीन सकती है। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। तो 6 फंडामेंटल राइट्स है गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या है, राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, सो अभी हम लेट्स एक्सप्लोर में देखते हैं कि हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रखा है, फाइंड आउट व्हाट सिटीजन राइट्स आर नोन फॉर द फॉलोइंग कंट्रीज। कि जो सिटीजन राइट्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज में कैसे माने जाते हैं। तो देखिए यूएसए में क्या बोलते हैं इनको, बिल ऑफ राइट्स। यूएसए में बोलते हैं इनको बिल ऑफ राइट्स। फ्रांस में क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स। मतलब जैसे हमारी कंट्री में तो इन राइट्स को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, लेकिन दूसरी कंट्रीज में इनको क्या बोला जाता है, तो यूएस में बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स एंड फ्रांस में ह्यूमन राइट्स। अब देखिए राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार पढ़ते हैं। इन इंडिया द लॉ इज सुप्रीम एंड सेम फॉर एवरीवन। भारत में लॉ सबसे ऊपर है, कानून सबसे ऊपर है और सबके लिए बराबर है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा कोई अमीर है तो उसे अगर वो कोई गलत काम करता है तो पनिश नहीं किया जाएगा, या मान लीजिए कोई बॉय है तो नहीं पनिश किया जाएगा, गर्ल है तो उसे नहीं किया जाएगा। सब बराबर है कानून की नज़र में। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ वेदर इट इज अ मैन और वुमन, रिच और पुअर और बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन और कास्ट। No citizen can be treated differently on the basis of caste, gender, religion, place of birth. किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। However, an exception has been made for some weaker sections. हाँ, लेकिन कुछ exceptions होते हैं किनके लिए, weaker sections के लिए। ठीक है, for example, some seats are reserved for these sections in schools, colleges and government offices. हाँ, लेकिन इनके लिए क्या होता है, कुछ weaker section है सोसाइटी में, उनके लिए क्या होता है, कुछ सीट रिजर्व कर दी जाती है, आरक्षित कर दी जाती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में। सो लेट्स एक्सप्लोर में देखिए, लुक एट द पिक्चर बिलो। इस पिक्चर को देखिए, हाउ आर दिस रिलेटेड टू द राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी से ये कैसे रिलेट कर रहे हैं, देखिए ये क्या है, वेट, मतलब कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ये देखिए, ये फिजिकल डिसेबल पर्सन है, ये विमेन है, मैन है, इनकी ड्रेसिंग सेंस अलग है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या है, चाहे कोई किसी भी धर्म से बिलोंग करे, चाहे उसकी कुछ भी कास्ट हो, कुछ भी जेंडर हो, वी कांट डिस्क्रिमिनेट एनीवन। हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सभी बराबर हैं, ऑल आर इक्वल। अब देखिए राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम जो स्वतंत्रता है उसके अधिकार के बारे में। इट रेफर्स टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके बारे में क्या, हमें किसकी आज़ादी मिलनी होती है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। अपने जो भी हमारे एक्सप्रेशन मतलब कुछ भी हम बताना चाहते हैं हम उनको व्यक्त कर सकते हैं। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, जो भी हमारे मन में विचार आते हैं हम उसे दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट मीन्स दैट एवरीबडी हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस देयर थॉट। इसका मतलब क्या है कि हर किसी के पास राइट है अपने विचारों को व्यक्त करने का, थॉट्स को। ठीक है, द राइट टू फ्रीडम ऑल्सो गिव्स इंडियन सिटीजन्स द फॉलोइंग फ्रीडम। तो जो राइट टू फ्रीडम है वो हमें क्या क्या फ्रीडम देता है, देखिए, टू फॉर्म ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस पीसफुली। हम ग्रुप्स बना सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं पीसफुली, आराम से, मतलब शांतिपूर्वक तरीके से हम ग्रुप्स बना सकते हैं। हमारे जो भी सभाएं होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं। ठीक है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम कोई भी जो भी व्यवसाय अपनाना चाहते हैं वो अपना सकते हैं। टू मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया, हम भारत में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। टू लिव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हम कहीं पे भी जाके रह सकते हैं।
However, the right to freedom doesn't mean that we can break laws and do whatever we want. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लॉज को तोड़ेंगे और कुछ भी करेंगे जो हम चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को देखने से पहले आप एक बार ये पिक्चर देखिए। राइट टू एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। हर बच्चे का क्या है, एक राइट है एजुकेशन लेने का, और फंडामेंटल राइट है, मतलब उसको कोई छीन नहीं सकता है किसी से भी। राइट टू एजुकेशन इन 2009 द राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज पास। 2002 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड बिटवीन 6 and 14 ईयर्स ऑफ एज। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो एजुकेशन थी बिल्कुल क्या थी, एक मैंडेटरी चीज़ थी, मतलब है हर बच्चे को ये एजुकेशन लेनी जरूरी है। हर बच्चा 6 से 14 मतलब 6 to 14 ईयर की एज में क्या करेगा, स्कूल जाएगा और एजुकेशन लेगा। ठीक है, तो इसके बारे में यही लॉ बनाया गया था, यही एक्ट बनाया गया था कि हर बच्चे को एजुकेशन दिलवानी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स कैन नॉट बी मेड टू वर्क। जो भी बच्चे 14 साल से कम के हैं उनको काम पे नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, मैनी चिल्ड्रन आर मेड टू वर्क इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंट टू स्कूल। बहुत सारे बच्चों को काम पे रखा जाता है स्कूल भेजने के बजाय। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन लेज डाउन दी नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स कैन बी मेड टू वर्क, दिस इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर। अगर मान लो कोई भी बच्चा 14 साल से कम उम्र में काम करता है उसे क्या बोलते हैं, चाइल्ड लेबर, बाल मजदूर। ठीक है, अब उसमें क्या है, अब बाल मजदूरी है वो क्या है, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट फोर्सिंग एनीवन टू वर्क विदाउट प्रॉपर पे इज इलीगल एंड इज अ पनिशेबल ऑफेंस। मतलब अगर हम किसी से काम करवाते हैं ज़बरदस्ती और उसको पे नहीं देते हैं प्रॉपर पे, और वो क्या है, इलीगल है और एक पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होने के बाद हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया इज ए लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स। हमें पता है भारत में बहुत सारे धर्म रहते हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स दैट एवरीवन इन द कंट्री हैज द राइट टू प्रैक्टिस और फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। अब देखिए राइट टू फ्रीडम है, उसमें क्या है, हर किसी का एक राइट है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। नो पर्सन कैन बी फोर्स टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन अगेंस्ट हिज हर विश। किसी भी पर्सन को क्या है फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप इस भगवान को मानो या आप ये धर्म फॉलो करो, प्रैक्टिस करो। सबका अपना एक अलग बिलीफ सिस्टम होता है। अब देखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इन इंडिया, पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। हमें पता है भारत में लोग हैं वो अलग अलग धर्म को अपनाते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और एक अलग अलग एरियाज में रहते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट, यह जरूरी है दैट एवरीवन हैज़ द राइट टू फॉलो देयर ओन ट्रेडिशंस। हर किसी के पास राइट होना चाहिए कि वो अपनी परंपराएं हैं, जो भी उनके जो त्यौहार हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं, वो अपनी मर्जी से कर सके। ऐसा ना हो कि कोई उन्हें फोर्स कर रहा है कि अच्छा आप ये धर्म को अपना रहे हो तो आपको ये नहीं अपनाना है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो पीपल हैव द राइट टू फॉलो एंड प्रोटेक्ट देयर कल्चर। हर किसी के पास राइट है कि वो अपने कल्चर को फॉलो करे और प्रोटेक्ट करे। देखिए ये है पिक्चर में ट्राइबल पीपल फ्रॉम नागालैंड। ठीक है, अब है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इफ अ पर्सन्स फंडामेंटल राइट हैज़ बीन वायलेटेड। अब मान लीजिए किसी भी आदमी की, किसी भी इंसान के जो फंडामेंटल राइट है उनका वायलेशन हुआ है, हनन हुआ है, ही शी कैन गो टू कोर्ट, वह कोर्ट जा सकता है एंड डिमांड, और मांग कर सकता है दैट द राइट बी रिस्टोर्ड, उसको जो उसके अधिकार है वो वापस मिले। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज विदाउट दिस राइट वी विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द अदर राइट्स। अब देखिए जो ये वाला राइट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये राइट हमें नहीं मिला होगा तो हम किसी भी जो हमने ऊपर पढ़े ना राइट्स, अधिकार, वो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। अच्छा अब देखिए हमें सरकार ने इतना कुछ दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें इतने सारे राइट्स दिए हैं, तो अभी हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ बनती है कि हम भी कुछ करें। जैसे आपके पेरेंट्स हैं वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, आपको सुबह स्कूल भेजते हैं, अच्छा खाना भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, अच्छी एजुकेशन भी दे रहे हैं। तो इसके साथ क्या है, आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ बनती है, तो इसी तरह से हमारी भी क्या बनती है, ड्यूटीज़ बनती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, देखिए वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम क्या है, नागरिक हैं भारत के, हैव बीन गिवन फंडामेंटल राइट्स, और हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लिस्ट सम ड्यूटीज़, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके साथ साथ इसमें क्या है, कुछ ड्यूटीज़ भी हैं दैट वी हैव टू ओबे एंड फॉलो, और हमें उसको मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अ ड्यूटी इज़ व्हाट अ सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू डू। ड्यूटी क्या होता है कि हर सिटीजन से कुछ
एक्सपेक्ट किया जा सके। सम ऑफ आवर फंडामेंटल ड्यूटीज आर एज फॉलोज। क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज? देखिए, टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना है और रिस्पेक्ट करना है हमारे नेशनल फ्लैग का, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गान का, नेशनल एंथम का। टू फॉलो नॉन वायलेंस एंड मेंटेन पीस। हमें क्या करना है? अहिंसा का पालन करना है और शांति बनाए रखनी है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, हमें उसे बचा के रखना चाहिए। टू प्रमोट हारमनी, हारमनी मतलब क्या? सामंजस्य। एंड ब्रदरहुड, भाईचारा अमंग ऑल द पीपल। हमें हर आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। देखिए, ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। अब देखिए, टू डिफेंड अ कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और जब भी हमारे देश को हमारी ज़रूरत हो तो हमें उसके पास उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। टू वैल्यू आर रिच हिस्ट्री एंड हेरिटेज। हमें अपनी जो भी हमारा इतिहास है, हमारी जो विरासत है, उसका क्या करना चाहिए? वैल्यू करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव आवर नेचुरल एनवायरनमेंट सच एज फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। अब देखिए, फॉरेस्ट है, जंगल हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, वाइल्ड लाइफ है, जंगल वगैरह जो भी कुछ है, वनस्पति है, हमें उसका क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को भी बचाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वायलेंस से बचना चाहिए। टू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। मतलब हमारे देश के लिए हमें हर फील्ड में बहुत कुछ अच्छा करना चाहिए। डिड यू नो में देखिए, द यूनाइटेड किंगडम डजंट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो यूनाइटेड किंगडम है उसके पास अपना खुद का लिखा हुआ संविधान नहीं है। और ये देखिए, वी मस्ट प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स एज दे आर पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज। जो भी मोन्यूमेंट्स होते हैं, स्मारक होते हैं, हमें उनका क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी हेरिटेज का ही एक पार्ट होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दिस आर द गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस होती हैं विच द गवर्नमेंट मस्ट कीप इन माइंड। तो गवर्नमेंट को इसको माइंड में रखना होता है वाइल मेकिंग लॉज, जब भी लॉ बनते हैं। इन अ वे दे डिफाइन द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। ये क्या करते हैं? ये डिफाइन करते हैं ड्यूटी क्या होती है गवर्नमेंट की लोगों की भलाई में। सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज। क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? देखिए, ऑल सिटीजन्स टू हैव एक्सेस टू एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मतलब जितने भी सिटीजन्स रह रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी बनती है कि सबके पास एक आजीविका का साधन हो और उनकी जो रोजी रोटी है वो उनको मिलती रहे। अब प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल। और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट पॉलिसी के, ये एक हाथ में जो मनी है, वेल्थ है, वो जाने से प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर एक हाथ में सारा पैसा चला जाएगा तो क्या होगा? फिर भ्रष्टाचार हो जाएगा। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हर समान वेतन, मतलब जो भी कार्य किया गया है, ऐसा नहीं है कि मतलब बॉय है तो उससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, पे मिलेगी, और गर्ल है तो उससे कम मिलेगी। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। पुरुष है, महिला है, सबको इक्वल पे दी जाएगी। प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस टू वर्कर्स इन इंडस्ट्री एंड फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे उनको गुड वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए। ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत की भी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। एंड हैव अ यूनिफॉर्म लॉ कोड फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और जो भी सिटीजन है इंडिया के, सबके लिए क्या है? एक यूनिफॉर्म लॉ कोड होना चाहिए। प्रमोट गुड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज एंड मेंटेन पीस विद देम। अब देखिए, हमें क्या करना है, इसमें जो गवर्नमेंट है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छे रिलेशनशिप बनाए, अच्छे संबंध बनाए, किसके साथ? दूसरी कंट्रीज़ के साथ, और उनके साथ क्या करे? पीस बनाए। प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है वो रूरल एरियाज में, उनको प्रमोशन, मतलब उनका प्रमोट करना चाहिए। प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, और जो स्मारक होते हैं उनको बचाएं। प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन का लेवल बढ़े एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। मतलब लोगों को खाना है जो प्रॉपर अमाउंट में मिलता रहे, और जो स्टैंडर्ड होता है लिविंग का लोगों का, वो क्या है? इम्प्रूव हो। प्रिवेंट चाइल्ड अब्यूज़। चाइल्ड अब्यूज़ का मतलब क्या है? किसी भी बच्चे को फिजिकली और मेंटली हार्म करना, उसको रोकना चाहिए। एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। जो भी कर्मचारी होते हैं उनका शोषण होता है, उससे
बचाना चाहिए। इफ़ अ राइट इज़ वायलेटेड, अगर किसी भी अधिकार का क्या होता है, हनन होता है, वी कैन डिमांड, हमको दोबारा मांग सकते हैं कि हमें ये वापस दीजिए। हाउएवर वी कैन नॉट डू दिस सेम विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, लेकिन जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं इनके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। एंड अगर आपको अभी कोई डाउट